अस्सलामुअलैकुम, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। हम सुबह सबसे पहले आपको अपडेट जो देना चाह रहे हैं वो हम गज़ा पट्टी पर जो इस वक्त हमास और जो इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है उस पर आपको अपडेट देना चाहेंगे। उससे पहले हमने बताया था आपको, बल्कि रोज़ाना ही हम आपको अपडेट तो करते हैं कि उस वक्त जो सूरत हाल है गज़ा पट्टी पर और जंग बंदी के लिए जो बार बार कोशिशें की जा रही थी और जंग बंदी हो भी गई थी और फिर हमास की जानिब से कुछ गैरकमालियों को रिहा कर भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा से जंग बंदी का खात्मा हो चुका है और झड़पें जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर वो जारी हैं। गुज़िश्ता गज़ा पट्टी आप पर अंदाज़ा लगाएं कि जंग किस हद तक संगीन नौयत इख्तियार कर चुकी है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी अब तक शहीद किए जा चुके हैं। जबकि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया है कि अगर गज़ा पट्टी पर बमबारी बंद नहीं होती है तो पूरा रीजन जो है, पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ डिस्टर्ब सकता हो है जाएगा। और हालात इसी जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिन आलमी कुव्वतों का, जिन इदारों का जिनका काम अमन बहाल करवाना था, जंग को रोकना था, जब वो खुद इस जंग के फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन जाए, फ्रंट एलाय बन जाए, तो फिर कैसे जंग रुक सकती है, कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं? एग्जैक्टली। और आपको पता है कि एक रिपोर्ट में देख रही थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो नेटो फोर्सेस अंदर दाखिल हुई थी तो वहाँ पर जो डेथ रेशो थी, जो अभी फ़लस्तीन पे जो सूरत हाल है और किस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है वो 100 टाइम ज़्यादा है जो कि नेटो ने, मतलब कि अगर वो 10 साल 12 साल अफ़गानिस्तान के अंदर रहे हैं और वहाँ पर जंग की है तो इतनी शहादतें वहाँ पर नहीं हुई थी जितना रोज़ाना की बुनियाद और पर नेटो 48 ममालिक का एलाय था, इत्तेहादी 48 ममालिक थे, लेकिन तब वहाँ पर इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी और इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ देखने में नहीं आई थी जितनी अब आ रही है। तो इससे वाज़े तौर पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर एक टाइम तक इस जंग को मज़ीद ना रोका गया तो फिर तो बाकी कुव्वतें, बाकी चीज़ें भी, फिर तो आग सबके घरों तक आएगी ना। और निहत्ते फ़लस्तीनी, आप ये देखें ना, इस जंग का जो ईंधन बन रहे हैं वो निहत्ते मासूम बच्चे हैं, वहाँ की ख़वातीन हैं, वहाँ के बुज़ुर्ग हैं। आए रोज़ ऐसी वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, दिल दहल के रह जाता है। और इन एक एक लम्हा जो जो इस वक्त फ़लस्तीनियों पर बीत रहा है, इंसानियत के जो चेहरे पर बड़ा खुशनुमा सा जो एक नकाब था ना, वो उसको एक्सपोज कर रहा है कि ये बड़े बड़े जो इंसानी हकूक़ के चैम्पियंस ममालिक और ये तंजीमें एक जानवर के ज़ख्मी होने पर जो कांप उठते थे, अब इंसान, बच्चे गाजर मूली की तरह ज़िबा हो रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं है। परवाह नहीं है। लेकिन फिर भी ये हुकूमतों को नहीं, जो अवाम है इन ममालिक की, वो तो प्रोटेस्ट कर रही है। इसी पर बात करने के लिए मंसूर जाफ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करते हैं। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये जो हालिया एकदम फिर से जो एक उनकी जो इजराइल की जानिब से जो बम्बार्डमेंट है उसमें इजाफा हुआ है, फ़लस्तीनियों की शहादत में इजाफा हुआ है और अब तो दावा किया जा रहा है जो उनका मीडिया है, इसराइली मीडिया, कि हम ना सिर्फ बल्कि तुर्किया, लेबनान और बाकी भी जो है, ना सिर्फ हमास बल्कि इनकी भी एजेंसीज को और इनके भी जो हैं यहाँ पर रहने वाले, उनको भी निशाना बनाएंगे। तो अभी कोई किसी तरीके से कोई आपको जंग बंदी के बाद भी कोई सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है कि कुछ टेबल टॉक की तरफ आएगा इसराइल, या सिर्फ जब अपने यरगमाली सारे रिलीज़ करवा देगा फिर खुलकर आकर फ़लस्तीन पर अटैक करेगा? देखिए जी, जिस अंदाज में, रिलेटेड अंदाज में इस वक्त इसराइली बमबारी जारी है, उसमें बाइद नहीं है कि उनके अपने यरगमाली जिनकी रिहाई के लिए वो इस वक्त बावला हुआ है और फ़लस्तीनियों का जो है वो खून बहा रहा है, वो भी उसकी इस जंग जो गोलाबारी जो है, जो बमबारी है, उसका शिकार हो जाए। क्योंकि माजी में तकरीबन उनके 20 के करीब यरगमाली जो है वो इसी नौइयत की बमबारी का जो शिकार हो चुके हैं। और यकीनन गज़ा की पट्टी एक महदूद इलाका है और वहाँ पे जो सेफ हेवन्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, और ख़ासतौर पे जिस तरह पिछले 40 दिनों से इसराइली एग्रेशन जारी है, तो उसके बाद कोई भी ऐसा मकाम जिसे आप महफूज कह सकते हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त जो इसराइल की जो दाखिली सूरत हाल है, ये जो मौजूदा आपको बमबारी में शिद्दत नज़र आई है, उसका रिफ्लेक्शन है। क्योंकि इस वक्त नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में करप्शन का केस है वो दोबारा खुल चुका है, जिसकी वजह से इस और ख़ास तौर पे उनकी अपनी जो काबीना है उसके इस जंग की हैंडलिंग के हवाले से जो है वो इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं, जिसके बाद बाइद नहीं है। और ख़ास तौर पे अभी जो सर्वे वहाँ पे आ रहे हैं मुख्तलिफ अवामी राय आमा के, उसमें नेतन्याहू की जो
जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो तकरीबन 70% गिर चुका है, और उसमें इतनी बड़ी तादाद जो है राय दहिंदगान की, उन्होंने इस जंग के खात्मे के बाद फौरी तौर पे इलेक्शन का डोल डालने का मुतालबा कर दिया है। ये एक ऐसी इंटरनल सिचुएशन है, सियासी सूरत हाल, कि जो उनकी इस वक्त मिलिट्री स्ट्रेटजी को गवर्न कर रही है। वो चाह रहे हैं कि हम अपना जितना भी जोर है, जितना भी अपना अस्करी जोर है, वो फ़लस्तीनियों पर एक बार आजमा लें और हमें अंदाज़ा हो जाएगा। और उन्हें ये शायद इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है कि शायद वो इस गोलाबारी के नतीजे में फ़लस्तीनियों का अज़्म और हौसला जो है वो तोड़ने में कामयाब हो सकेंगे। तो अब तक जो है इसराइल को इस महाज पर बुरी तरह शिकस्त हो रही है। जहाँ तक उनका ये धमकियाँ या गीदड़ भपकियाँ कि वो हास की क़यादत को तुर्किया में या दीगर इलाकों में जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं वहाँ पे निशाना बनाएंगे, तो तुर्किया ने तो उसका बड़ा दो टोक अंदाज में जवाब दिया है कि इसराइल को इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा अगर उन्होंने क्रॉस बॉर्डर जो है वो एक्टिविटी करने की कोई कोशिश की, क्योंकि फिर उसके बाद इसराइल का किसी मुल्क में सफारत खाना जो है महफूज नहीं होगा। इसराइलियों के लिए जो है वो इस वक्त जिस अंदाज से इसराइली अपने अपने मुल्कों को वहाँ से चले गए हैं, तो वो वहाँ। लेकिन मंसूर जाफर साहब, सर आपको क्या लगता है हालात किस जानिब जा रहे हैं? अगर ये सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो आपको लगता है कि जो हमारा बाकी का खित्ता है वो भी इसकी लपेट में आ सकता है? मिस्र है, लेबनान है, हिजबुल्लाह वहाँ पर बहुत एक्टिव दिखाई देती है। रफ़ा बॉर्डर पर तो वैसे बमबारी शुरू कर दी है, शहादतों की कुछ इतलात भी मौसूल हो रही है। लेबनान के हवाले से तो एक महाज यकीनन अभी खुल चुका है, और उसमें खास तौर पे अभी कल ही रात जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल का जो एक गैरिजन है उस पर हमला किया गया है, और रात जो रिटेलिएशन गजा की तरफ से की गई है उसमें इतलात हैं न्यूयॉर्क टाइम की कि वहाँ से जो फायर किए जाने वाले रॉकेट हैं वो उनके एक ऐसे इलाके में गिरे हैं कि जहाँ पे उनके न्यूक्लियर एसेट्स पड़े हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल उनका पड़ा है, एटमी हथियार पड़े हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमास की रसाई जो है और उनके मिसाइलों की रसाई जो है वो इन हसास इदारों या इलाकों तक हो गई है, इसके नतीजे में वहाँ पे कितना बड़ा जो है वो मिलिट्री जो ऑनस्लॉट जो है या जो फौजी एक आप कह लीजिए लड़ाई जो है वो छिड़ सकती है। और इसके साथ साथ इस वक्त शाम और इराक के अंदर ऑलरेडी अमरीकी अहदाफ जो है वो निशाना बन रहे हैं, और इसी तरीके से जो समुद्री इस वक्त ट्रैफिक है ख़ास तौर पे जो बहर रूम में या दीगर जो समंदर हैं उनमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, ख़ास तौर पे जो मैरीटाइम नेविगेशन को, क्योंकि रूसी बागी जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ जो उनके इसराइली जहाज़ हैं उनको अगवा करने की भी कोशिश की है और उन पर हमले की भी कोशिश की है। इस लिहाज से इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों को खून में नहलाकर कभी भी अमन हासिल नहीं कर सकता। बार बार अमरीकी इंतज़ामिया भी उन्हें यही बात मुतनब्बे कर रही है, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है कि अमरीकी इंतज़ामिया भी इस इशू पर डिवाइडेड नज़र आती है। ब्लिंकन साहब जो हैं वो जब खत्ते का दौरा करते हैं तो उसके बाद एक हमें जंगबंदी की मामलात जो है वो ख़राब होते नज़र आते हैं और जंग में इजाफा दिखाई देता है, जबकि उनके वज़ीर दिफा जो है वो इसराइल की इस टैक्टिकल वॉर में, अगर हम उसे इसी तरह बस पता का नाम दे दें, लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि आपने अपने टैक्टिकल हथियार तो इस्तेमाल कर लिए हैं और उसमें फ़लस्तीनियों को नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन आप स्ट्रेटजिकली अपनी जंग हार रहे हैं, क्योंकि आपके एक फ़लस्तीनी जो वॉरियर है उसको शहीद करने के नतीजे में 10 बंदे जो हैं उसकी जगह तैयार होते हैं। और माजी में उनके सरपरस्त आला अमेरिका ने यही मामला जो है वो वियतनाम में देख चुका है, यही अंजाम उनका जो है वो अफ़गानिस्तान में हुआ है, और इस वजह से गज़ा की जो है वो भी इसी नौइयत की इंतहा पसंदी को, या जिसे कहने अपने हकूक़ के लिए हथियार उठाने के मामले को जो है वो मैं समझता हूँ कि अपना बिल्कुल ठीक है। मंसूर साहब, आपने बातें बिल्कुल ठीक कही हैं, निशानदेही भी सही दिलाई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि सबसे पहले लपेट में आ सकते हैं, खुदा न ख्वास्ता, और फिर हम जो पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए? यकीनन जी, जो खित्ते के ममालिक ख़ास तौर पे मिस्र और उर्दन है, तो मिस्र के साथ तो बराह रास्त सरहद मिलती है और उर्दन के साथ सरहद बराह रास्त नहीं है, उसमें दरिया उर्दन बीच में आता है। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों मुल्कों में
एक अनरेस्ट पाया जाता है। बिलखुसूस उर्दन के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी डायस्पोरा जो इसराइल के क़याम की वजह से मुख्तलिफ उर्दन के इलाकों में हिजरत पर मजबूर हुए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है और ख़ास तौर पे आए रोज़ मुज़ाहरों का जो सिलसिला है। और इसी तरीके से मिस्र के अंदर अभी अब इसी माह जो है वो इंतखाबात, सदारती इंतखाबात होने हैं, तो वहाँ का अपना पूरा इंटरनल जो सेटअप है वो सारा एट स्टेक लगा हुआ है, क्योंकि जो जंग का फैलाव है वो यकीनन उसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो इन्हीं मुल्कों पर आएगा। और ये मुल्क जो है ना तो अपनी इकोनॉमी के हवाले से इतने ज़्यादा स्टेबल हैं और ना ही ये स्ट्रेटेजिकली इतना महफूज ख्याल करते हैं कि ये इस बढ़ती जंग का जो फैलाव है उसको कंटेन कर सके। लिहाजा इस वक्त इन्हीं ममालिक की जो जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है कि वो कम अज़ कम इस वक्त जो एक रिमोट डिप्लोमेसी चलाई जा रही है उसके बजाय ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और ख़ास तौर पे मिस्र को जो है वो इसराइल की गीदड़ भट्टियों से इस वक्त डरना नहीं चाहिए, उसे अपनी रफा क्रॉसिंग को 24 आवर खुला रखना चाहिए ताकि इमदादी सामान और ख़ास तौर पे यहाँ से जो मुतासरीन हैं, ज़ख्मी हैं, जिनको मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अपने यहाँ इलाज की पेशकशें कर चुके हैं और उनको इनखला की इस वक्त फौरी ज़रूरत है, उनको यहाँ से निकाला जा सके। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से सेहत का निज़ाम इसराइल की बमबारी की वजह से पूरे हॉस्पिटल जो है वो क्रिपल हो चुके हैं, मलबे का ढेर बन चुके हैं, बल्कि हकीकत में वो कब्रिस्तानों में तब्दील हो चुके हैं। है, दिल दहल जाता है। मंसूर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसी वीडियोस और ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इस रोए ज़मीन पर जहाँ सबको इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, घर जन्नत की तरह, और वहाँ पर हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई मलबे के ढेर के नीचे ख़ुद को छुपा रहे हैं, सर्दी की शिद्दत में वो गुजारा कर रहे हैं। अभी जैसे कि ये अभी तो COP28 चल रही है, वो तो इन्वायरमेंटल है, लेकिन मुझे लगता है ये भी ऐसे फॉरम्स हैं जहाँ पर आवाज़ उठाई जा सकती है। इजराइल यूनाइटेड नेशंस की बात मान नहीं रहा, सबसे बड़ा जो प्रोड्यूस करने वाला है हथियार अमेरिका, वो इजराइल की हिमायत में खड़ा है। तो फिर इसराइल पर हम प्रेशर किस तरीके से डाल सकते हैं? सऊदी अरब या लेबनान या टर्की या कोई ऐसा मुल्क है जो कि अमेरिका को या फिर इसराइल को प्रेशराइज कर सकता है? यकीनन जिन मुल्कों का आपने नाम लिया है जी, इनकी फ़ज़ा ही इस्तेमाल हो रही है। हाँ। इसराइल को इस वक्त जो है वो असला फराहमी के लिए इनके ही बहरी रास्ते जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि बाज़ ममालिक से तो उनकी जो तवानाई की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो रही हैं। इसराइल की इस वक्त जो सप्लाई चेन जो है, चाहे वो उनकी अस्करी है या उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव है, जब तक वो डिस्टर्ब नहीं होती उस वक्त तक इसराइल जो है उसे ज़मीन, अपनी जो गज़ा की ज़मीन है वो इसी तरीके से अपने लिए तरन वाला दिखाई देगी, क्योंकि उस वक्त उनकी सप्लाई चेन को बंद करना इंतहाई ज़रूरी है। और अभी पिछले दिनों जो सऊदी फरमारवा हैं, उन्होंने ब्रिक्स की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें ऑनलाइन खिताब में ये मुतालबा भी किया था कि इसराइल की जो सप्लाई चेन जो है बंद करने के लिए इसराइल को ख़ासतौर पर असले की फराहमी जो है वो बंद की जाए। लेकिन हमें उसके साथ साथ ऐसी बात भी सुनने को मिल रही है कि अमेरिका ने तो अपने वो आर्सेनल, वो गोदाम असला के वो भी खोल दिए हैं कि जो उन्होंने अपने जो रिजर्व्स रखे हुए थे खासतौर पे उन जंगों के लिए कि जो इसराइल अमेरिका को कभी लड़ना पड़ सकती हैं। तो एक तरफ तो हमें ये जंगी जुनून दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ यकीनन ये जो COP कॉन्फ्रेंस है ये एक ऐसा फोरम था कि जिसमें दुनिया के बहुत बड़ी तादाद में ममालिक की शिरकत थी और उनमें इसराइली सदर भी मौजूद थे। उसकी साइड लाइन पे हमें बहुत अच्छे इंसानी हकूक़ के मुजाहरे देखने को मिले हैं और मैं समझता हूँ यही वो चीज़ें हैं कि जो आलमी फोरम पे जितनी ज़्यादा उसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, उसी तरीके से इसराइल पर और उसके सरपरस्त आला अमेरिका पर जो है वो दबाव बढ़ेगा। क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर भी जो बाइडेन की जो पॉपुलैरिटी है वो इस जंग में अपने आप को झोंकने की वजह से और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गई है। अच्छा, नेतन्याहू की भी पॉपुलैरिटी कम हुई है, जो बाइडेन की भी कम हुई है, बट स्टिल वो पीछे हटने को, बैकफुट करने को तैयार नहीं है। ये भी किस किस्म की मोनोपली है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, हमेशा ही आप बड़ा थोरली ब्रीफिंग हमें देते रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सूरत हाल है जो आपने बात की है ना कि नेतन्याहू या फिर जस्टिन ट्रूडो को हमने देखा था इलेक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं इसके आउटकम इनको फेस करने पड़ेंगे। जिस तरह से वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग अपने लीडर्स पर लान तान कर रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है
इलेक्शन इसलिए हमें देखा होगा कुछ अब स्टेटमेंट भी ऐसी दी जा रही हैं कुछ लीडर्स की तरफ से ताकि उनको कहीं इलेक्शन में जाके जस्टिफाई कर सकें, कुछ उनको बैलेंस कर सकें। बट लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि जो कुछ जुल्म सितम हो रहा है और कौन कौन से मुल्क जो हैं जो इसमें एक्सपोज हो रहे हैं, तो इवेंचुअली उनको कहीं ना कहीं इसका जवाब पे ऑफ तो देना पड़ेगा। और फिर इलेक्शंस में ही पता चलता है ना कि कौन सा लीडर आवाम में कितना मकबूल है। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। दोबारा से अपने सेगमेंट की जानिब आते हैं और अब ज़रा सियासी मंजरनामे से आपको अपडेट करते हैं कि जनाब सियासत में गहमा गहमी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब JUI के जो रहनुमा हैं हाफिज़ अहमदुल्ला, उनकी जानिब से बयान आया है, बड़ी अहम स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि आइंदा इलेक्शन में अक्सरियत पीपल्स पार्टी या नून लीग की होगी। डजंट मैटर नून लीग की अक्सरियत हो या पीपल्स पार्टी की, लेकिन जो सदर होगा ना वो मौलाना फजलुर रहमान होंगे। मसलन किसी की भी गवर्नमेंट आए, मौलाना जो है ना सदारत की कुर्सी पर बराजमान होंगे और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मौलाना फजलुर रहमान होंगे। अब पता नहीं ये उनके पास खबर है या उनकी ख्वाहिश है, बट मौलाना सियासत के माहिर और सियासी गुट को तो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। भी रहा है, आपको याद भी होगा कि चेयरमैन PTI कहते भी रहे थे कि मौलाना साहब जो हैं वो हर हुकूमत में जो है वो उनको हिस्सा ज़रूर, शेयर ज़रूर मिलता है, लेकिन इस हुकूमत में नहीं मिलेगा। आपको याद होगा चेयरमैन PTI के ऐसे बयानात सामने आते भी रहे थे। तो अब आई थिंक ये जो है वो रात को बैठकर सारा मुकमका हो चुका है कि गवर्नमेंट चाहे पीपल्स पार्टी की आए, चाहे नून लीग की आए, किसी भी की भी गवर्नमेंट आए, जो सदर है और इस पर फैसला भी हो गया है, तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक भी हैं, तमाम पार्टीज मुत्तफिक भी हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट। मेरा ख्याल है कल मौलाना की जो मियां साहब से मुलाकात थी उसका एजेंडा भी यही था। हाँ। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। नासिर साहब, मौलाना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सदारत की कुर्सी पर बहुत मुबारक हो आपको। आपको नजर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपको मुबारकबाद देने का, बस मैं किस काबिल हूँ। आप लोग इसरार कर रहे हैं तो बन जाऊंगा प्रेसिडेंट, यही सूरत हाल है अगर आपका इसरार है तो। अगर आपका इसरार नहीं, मुल्क के वसीअत मफाद का तकाजा भी यही है नासिर साहब। मुल्क के वसीअत मफाद में वो इतना काउंट नहीं करता वसीअत मफाद, वो तो एक अजीब गरीब टर्म है, मतलब नजरिया पाकिस्तान, वसीअत मफाद, कौमी मफाद। चले हम ये तो कह सकते हैं ना, ये तो कह सकते हैं कि उस्मान बुज़दार भी अगर पंजाब के CM लग सकते हैं तो क्या कबाहत है। नासिर साहब तो फिर माशाल्लाह इतने मजे हुए। जब बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हो सकते हैं, बिल्कुल, तो भाई मेरे मौलाना ने क्या क्या कसूर किया है। लेकिन किस्मत की कलई किसी पे भी मेहरबान हो सकती है। सही बात है। जी सर, मैं कर्ज कर दूं कि कहते हैं ना कि चाय की प्याली और सिप लेने में बड़ा फासला होता है। तो कहना तो बड़ा आसान है कि मौलाना प्रेसिडेंट होंगे, करना बड़ा मुश्किल है। मुझे इसमें बहुत सी चीज़ें कंट्राडिक्टरी नज़र आ रही हैं। एक तो कोयटा का जलसा पीपल्स पार्टी का, जहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नारे लगाए खुद कि एक बारी फिर जरदारी जरदारी। ठीक है, अब ये नारा क्यों लगाया उन्होंने? बस जरदारी साहब मौजूद हैं, एक बारी फिर आप वापस जाए ना, प्रेसिडेंट थे वो, तो एक बारी फिर प्रेसिडेंट का उम्मीदवार मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर उसको नहीं मिलता है तो जरदारी साहब होंगे मेरा अंदाज। और उसके मुकाबले में अगर मौलाना साहब की सूरत हाल है तो मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी में बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, बहुत करीबी ताल्लुकात। इतने करीबी ताल्लुकात कि जब नवाज शरीफ से पिछले दिनों इनकी अनबन थी मौलाना साहब की, तो ये आसिफ जरदारी साहब से मिला करते थे। ये हाँ सूरत हाल थी। लेकिन बड़े दुख शेयर किया करते थे, दिल के राज उनसे शेयर किया करते थे। बिल्कुल। तो क्या पीपल्स पार्टी तैयार होगी इस बात के लिए, जबकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ मौलाना की जमात सिंध में इंतखाबात लड़ेगी, सिंध में MQM के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इत्तेहाद करेगी, इंतखाबात लड़ेगी। वो नतीजा कुछ भी हो उसका, इससे कतई नज़र वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक अलायंस में जा रहे हैं। और जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ अलायंस में जाएगा, किसी के खिलाफ भी, वो जाहिर है आने वाले वक्त में उसका तादे नहीं होगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सियासत का दिल नहीं होता, दिमाग होता है। शायद इत्तेहाद हो जाए,
लेकिन मुझे लेकिन नजर चुगताई नहीं आया। साहब, इससे ज्यादा मुश्किल मौलाना का सदर बनना इसलिए है कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा खुद को सेकुलर पार्टी के तौर पे प्रेजेंट करती रही है, मैं वो वही ये आ रहा दावा हूँ। करती रही है। तो मौलाना जैसे एक मजहबी रहनुमा का सदर बनना, तो मेरा तो ख्याल है कि पीपल्स पार्टी कभी भी ये तासुर बाहर नहीं या दूसरी हुकूमतों को देना चाहेगी। देखिए, पहली बात ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई पार्टी भी जो सेकुलर डेमोक्रेसी पे यकीन रखती है वो मौलाना की सपोर्ट नहीं करेगी, ये बिल्कुल तय है। अगर एमक्यूएम के बैनर निकाल लिए जाएं मौलाना के बारे में तो वही काफ़ी होंगे, बहुत बहुत होंगे वो। लेकिन पीपल्स पार्टी में इनमें एक एहतराम का रिश्ता है। वो कहाँ तक रहेगा ये मुझे पता है कि वो प्रेसिडेंशियल इंतखाब तक नहीं रहेगा, वो वहाँ इख्तलाफ में बदल जाएगा। फिर दूसरी बात, मौलाना ने पीडीएम में रहते हुए जो बिलावल भुट्टो को शोकॉज दिया था वो अब तक मौजूद है अपनी जगह पर। जी जी, वो याद होगा आप लोगों को, वो बिल्कुल। अब तक मौजूद है। उससे उसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने पीडीएम छोड़ दी थी। ये बात अलग है कि बाद में कोशिश की गई वापस लाने की, वापस नहीं आया पीडीएम, नहीं आए थे जी। चुनांचे वो हुकूमत पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी की थी, जो ताजी हुकूमत थी, पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी की थी। अब मैं एक और बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, बड़ा सीरियस इशू है। वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो एक्सेप्टेंस है वो फॉरेन पॉलिसी पे क्या होगी, बिल्कुल फॉरेन लैंड्स पे क्या होगी। उनके लिए मेरा ख्याल है, मेरा इल्म है, जहाँ तक मुमकिन है मैं गलत हूँ, कि बाज़ जगहों के वीज़ा उनको नहीं मिलते। इंग्लैंड का एक आध बार वीज़ा उनको नहीं मिला गालिबन, और उनको वापस आना पड़ा। और इसी तरह और मुल्क है, और ये दूसरे मुल्क भी इसे कभी तस्लीम नहीं करेंगे इस सूरत को। अब उनका हक नहीं पहुंचता मुदाखलत करने का, पाकिस्तान में कोई हक नहीं पहुंचता, लेकिन ये इतनी दुरुस्त है कि वो तस्लीम नहीं करेंगे। एक ऐसा पर चाहे उन्हें हक नहीं पहुंचता, लेकिन इन्फ्लुएंस तो है ना। बात आपने बहुत अच्छी बात की है। इस तरफ लाजमी बात है कि सारी जमातें और सारे स्टेक होल्डर सोच तो रहे होंगे, लेकिन दूसरा ये कि सदर ममलिकत ऑफ पाकिस्तान, मतलब उसके इख्तियार में है ही क्या। मतलब कोई ना कोई कोई परेड हो जाएगी तो तब आएंगे, कोई किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्वोकेशन होगा तो तब उन्हें, मतलब ये तो फिर सिंबॉलिक हैसियत होती है, सिंबॉलिक हैसियत होती है। ये तो किसी आम पाकिस्तानी को भी बना दे तो फिर मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, कि वो भी थोड़ा प्रोटोकॉल एंजॉय कर लेगा। क्योंकि एज तो कुछ भी सदर, हाँ कुछ समझी है जो, जैसे ये हुआ था कि सदर ममलिकत को भेजी गई है, इलेक्शन डेट अनाउंस करने पर पता चला कि सदर ममलिकत की कुर्सी में कोई पावर है, कोई ताकत है। अदरवाइज तो कोई आम, मुझे लगता है कि कोई किस्मत का धनी ऐसा होना चाहिए है इन पार्टीज को छोड़ के किसी आम बंदे को सदर ममलिकत का प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जिसमें मैं अपना नाम भी शामिल कर सकती हूँ। वाह क्या बात। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स हैं उसका नाजायज इस्तेमाल हुआ है बहुत ज़्यादा, और आगे भी हो सकता है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने बहुत गलत इस्तेमाल किया है पावर्स का, प्राइम मिनिस्टर से हल्फ नहीं लिया। अब अंदाज़ा लगाइए, जो प्राइमरी ड्यूटी है प्रेसिडेंट की वो उसने पूरी नहीं की। उन्होंने इंतखाबी डेट नहीं दी, हालांकि उनके मुखालिफ भी कहते हैं कि आपके पास राइट है ये कि आप इंतखाबात की तारीख दें। आप पकड़ लिया है सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी और इलेक्शन कमीशन को भी। आइन की वायलेशन कई बार की उन्होंने। तो हमारे तो ये होता है कि आइन की वायलेशन करके प्रेसिडेंट बच जाता है, इलेक्शन कमीशन बच जाता है, प्राइम मिनिस्टर बच जाता है, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बच जाता है। लेकिन मुझे लगता है ये कि मौलाना फजलुर रहमान जब आएंगे तो खासा बड़ा एक लेगेसी लेकर आएंगे तालिबान की और दूसरे लोगों की प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। अब वो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को काबिल कबूल नहीं होगी। लेकिन चुगताई साहब, ये आप शुक्र, एक चीज़ पे तो हम जरदारी साहब के मशकूर होंगे कि जो उन्होंने 58 के बाद जो इख्तियारात पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए किए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वाकई में उनकी ये काविश थी। हालांकि वो सदर थे, उसके बावजूद उन्होंने पार्लियामेंट को तो मजबूत किया, वरना तो सदर तो एक हद तक मुतलकुल ऐनान था पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, आमिर था कुल। देखिए 58(2)B के साथ साथ कुछ और क्लॉजेस थी जो पीपल्स पार्टी ने और MKM ने और ANP ने कहा था इनको भी हटा दो, 62 और 63। बिल्कुल, ये उन्होंने इंसिस्ट किया था कि इसको भी हटा दो। और उस पर पीपल्स पार्टी ने, जब नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने उसकी मुखालफत की,
62 और 63 को हटाने की, तो एक तारीखी जुमला कहा था उन्होंने कि इसका निशाना आप भी बने, और वो फिर तारीख ने साबित भी किया, और वही बने, तारीख ने साबित किया। तो बास कानून ऐसे होते हैं, देखिए एक कानून, एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, अब वो नवाज शरीफ के खिलाफ था, अकामे वाला, पनामे से अकामा निकला, बड़ा अजीबोगरीब केस था जो कहीं भी उड़ सकता है किसी भी कानून की किताब में। वहाँ उसके बाद एक फैसला और आता है जस्टिस अजमतुल्लाह का कि अगर जो आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाए वो अपनी सियासी पार्टी का सरबराह भी नहीं रह सकता, पार्लिमानी पार्टी का भी सरबराह नहीं सकता। उसका नुकसान किसको पहुंचा? इमरान खान को। वो फैसला इमरान खान के हक में आया था। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये पास फैसले ऐसे होते हैं कि जो आप करते हैं और वो आपके खिलाफ चले जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे बहुत से फैसले हुए 18वीं तरमीम में, बहुत से ऐसे फैसले हुए, और अब फिर 18वीं तरमीम को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। देखिए अभी राना सनाउल्लाह का मैं बयान देख रहा था, बड़ा माकूल बयान था कि हम 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं कर रहे, वापस नहीं कर रहे, ख़त्म नहीं कर रहे, हम उसमें कुछ चीज़ों का इजाफा करेंगे। वेरी गुड, पार्लियामेंट को पूरा इख्तियार है, पार्लियामेंट को पूरा इख्तियार है कि वो 18वीं तरमीम को रिपेल कर दे, ख़त्म कर दे। ये भी इख्तियार है। ये भी इख्तियार है कि नवाज शरीफ साहब आप आके 58 भी फिर इंट्रोड्यूस कर दें, ये भी बहुत मुमकिन है। लेकिन ये सब कुछ पार्लियामेंट के ज़रिए होना चाहिए। बाहर इस पर अभी डिबेट ना करें। अभी बहुत से, अच्छा अब इस चक्कर में सोशल मीडिया पे एक नई बहस शुरू हो गई है, काला बाग डैम क्यों नहीं बनता। ये इंतहाई ख़तरनाक डिबेट है। 18वीं तरमीम कहाँ काला बाग डैम, लोगों को पता ही नहीं है कि काला बाग क्यों नहीं बन पाया जी। 18 कौन सी चीज़ें क्यों नहीं शामिल हो पाई, बहुत से मसाइल हैं। मेरा ख्याल ये है कि वक्त आने पर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर अभी तक नहीं हो पाए हम किसी भी अंदाज में। सर हमारे पॉलिटिशियंस मैच्योर नहीं है, वो अभी तक मैच्योर नहीं हो पाए हैं। और मेच्योरिटी का अंदाज़ा आज ये मौलाना के बयान के देख लेंगे, जब अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि मौलाना सदर की कुर्सी पर बराजमान होंगे। अवाम बाजारों से तो ऐसी तवक्को रखना ही बस है। अच्छा चुगताई साहब ये बताइएगा, आपको इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि वाकई इलेक्शंस हो रहे हैं? क्योंकि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो तो यही मंजरनामा पेश कर रही हैं कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, इलेक्शंस नहीं होंगे। देखिए जो मैंने अपनी बीवी से कहा है वो मैं टीवी पे नहीं कह सकता। बता दें, कोई बात नहीं, भाभी को सुन लेंगे सर, बता दें। चीफ जस्टिस, देखिए चीफ जस्टिस ने कहा था कि अपनी बीवी से कहना टीवी पे मत कहना। तो लेकिन मैं कुछ बातें ऐसी कर रहा हूँ जिससे मुझे तशवीश हो रही है। वफाकी हुकूमत का काम, निगरान हुकूमत का काम क्या है? इंतखाबात कराना, घर चले जाना, सिंपल सी है ना। आप तो दौरे पे दौरे कर रहे हैं, आप मुआहदे कर रहे हैं, आप नए एवेन्यूज खोल रहे हैं, आपने प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, आपने अपना टाइम इतना बढ़ा लिया कि अल्लाह अकबर कि आपने तो अपने आप को मुस्तकिल हुक्म बना लिया। अपने इंतखाबात आपकी जिम्मेदारी है। इंतखाबात के लिए जाने वाली हुकूमत 42 अरब रुपए बजट में रख गई थी, उसकी पहली किस्त मिल गई थी। अब इलेक्शन कमीशन 3 हफ्ते से रो रहा है कि मुझे पैसे दे दो भाई, 17 अरब मुझे और दे दो, प्रिंटिंग करानी है, इंतखाबी फहरिस्तों की काम करना है। आप नौकरशाही की हद है कि उन्होंने अब तक उनको पैसे नहीं दिए। 17 अरब मांगे थे उन्होंने। कल बड़ा जबरदस्त बयान आया, हमारे दोस्त है सोलंकी साहब वज़ीर इत्तलात, पैसे मिल जाएंगे। ओ भाई आप खैरात ही दे रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हो, आईनी जिम्मेदारी है आपकी। आपको ये पैसे देने हैं, ये पैसे बजट के अंदर हैं। कैसे कह सकता है सेक्रेटरी खजाना कि कुछ प्रोसेस होता है? वो कैसा प्रोसेस भाई? 10 नवंबर को उन्होंने मांगे थे, आज क्या डेट है? तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ ताखिर चाहते हैं करना, ये ताखिर नहीं हो पाएगी। ये ताखिर इस तरह नहीं हो पाएगी, आप पूरी तरह फंस जाओगे। और अगर फंस गए आप तो आपका जो ब्यूरोक्रेटिक करियर है वो तबाह हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है, वो तबाह हो जाएगा। इंतखाबात 8 फरवरी को होने हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पहले भी इलेक्शंस को लेकर आपको याद है जब पंजाब और केपी की असेंबली डिसॉल्व हुई थी, अदालत पीटती रही, उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे
वो इस बारे में बंदयाल साहब कहते रहे इलेक्शंस तो नहीं हुए, अदालत और आइन आपके सामने, हमारे हुक्मरानों के आगे उसकी क्या हैसियत है। और फिर दूसरा जो सर प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सियासी तहर्रुक है, जो उनकी सियासी मूवमेंट है, उनको देख के तो लग ऐसे रहा है कि वो तो अगले 5 साल के लिए इलेक्टेड पीएम हैं। जिस तरीके के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उनके जो विजिट्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो सर यही कह रही हैं कि नीयत में कहीं ना कहीं खोट है, जो पैसे भी नहीं दे रहे। देखिए बात ये है कि खोट तो था नीयत में बहुत ठीक ठाक, और ये खोट था अगले साल जून तक का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद मामला कुछ बदले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में मजबूर हो गया डेट देने पर। आप डेट दे दें हमको, आप सुप्रीम कोर्ट ने डेट नहीं दी है, डेट दे दिए इलेक्शन कमीशन ने कि इस डेट तक इंतखाबी फहरिस्त आएंगी, हल्का बंदी होगी, और हम 8 फरवरी के इंतखाबात का ऐलान कर रहे हैं, और उससे 56 दिन पहले इंतखाबी ज़ाब्ते आ जाएंगे, शेड्यूल आ जाएगा। ये पूरी यकीनदानी है जिस पर इलेक्शन उसने कोर्ट ने कहा है कि ये पत्थर पे लकीर है। अब किसी ने इस पर अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो फिर हम देख लेते हैं क्या होता है। बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तो खुद ग्लव इन हैंड थी ना, खुद ग्लव इन हैंड थी इंतखाबात ना कराने के लिए, वरना 2 असम्बलियों की बरतरफी। एक तो वहाँ पर एक मसला और आता है कि वहाँ मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली को तोड़े जाने की मुखालफत क्यों नहीं की, कोर्ट में क्यों नहीं गई। अगर कोर्ट में जाती तो शायद ये मसला बहुत अच्छे तरीके से रिवर्ट हो जाता कि एक साहब आए टहलते हुए, उन्होंने पान खाया, सिगरेट लगाया, कभी असम्बली तोड़ रहा हूँ मैं, वो कौन है आप यार, कोई वजह तो हो ना। तो अब देखिए आने वाली हुकूमत के पास बहुत से मसाइल हैं, इसको आइन में भी तरमीम करना पड़ेगी कि आइन में तरमीम के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लोकल बॉडीज का मसला है, मसला जजों की इम्पीचमेंट का है। मैं आपको बताऊं दोनों को कि जजों की इम्पीचमेंट इंग्लैंड में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में, जो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, स्कैंडिनेविया में पार्लियामेंट करती है। आपकी पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती, जो जजों के नाम आ गए बस वो उस पर दस्तखत करते हैं, अंगूठा लगा देते हैं वो, और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने काम किया था। दूसरी ये कि आपको लोकल बॉडी सिस्टम को इम्यून करना है, उसको ताकत देनी है, वो भी आईनी तरमीम करना पड़ेगी आपको हुकूमतों के जो वज़राए आला हैं उनको पाबंद करना है कि वो बताएंगे कि वो असम्बली क्यों तोड़ रहे हैं, उनका राइट है ये। लेकिन ये राइट इस तरह नहीं है कि सुबह उठे तो कहा खान साहब ने कहता मैंने तोड़ दी, तो इस तरह तो असम्बली नहीं टूट सकती, एक मुंतखब नुमाइंदा। और पंजाब की असम्बली यार, आधे पाकिस्तान की असम्बली, वो तोड़ के आप घर चले गए, तो बहुत से काम है, और उसका तो खमियाजा भी उन्होंने भुगताना सर, उसकी कीमत भी तो फिर इंतहाई गलत फैसला था जिसने भी किया। परवेज इलाही साहब कह के थक गए, उन्होंने बल्कि कहा ये फवाद चौधरी अगर जेल में होता तो ये फैसला ना होता। एग्जैक्टली। और अभी देखिए फवाद चौधरी आईपीपी के हैं और बेचारे परवेज इलाही जेल की हवा खा रहे हैं, और खान साहब को ने उनको भी जेल की हवा खिलवाई है, खुद भी बेचारे जेल में। लेकिन क्या कहें कि गलत फैसला और कहां तक ले आया है। बहुत बहुत बुरा हुआ, डेमोक्रेसी के लिए बुरा हुआ, आवाम के लिए बुरा हुआ। देखिए आज जो स्टॉक एक्सचेंज है 61,000 62,000, ये इमरान खान के दौर में होना था। ये मुझे अंदाजा है जो अपलिफ्ट था इसका, जो उसकी उठान थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये एक के बाद एक गलत फैसला, एक के बाद एक गलत फैसला। IMF से देर मुज़ाकरात, IMF को धुतकार देना, IMF से बात नहीं करना, IMF का जो मुआहदा है वो तोड़ देना, उसने तब बर्बादी फैला दी। जितनी बड़ी बेरोज़गारी हुई, जितनी बड़ी महंगाई हुई, अब ये जो कह रहे हैं महंगाई इत्तेहादी हुकूमत के ज़माने में हुई, ठीक है हुई, बिल्कुल हुई, उसकी बुनियाद कहाँ पड़ी, उसका आगाज़ कहाँ से हुआ, ये देखिए ना आप। वो तो पीटीआई के टाइम पे ही हुआ, पीटीआई के टाइम पे हुआ, वो चलता रहा, वो ये काबू करने के साथ डार साहब ने फिर गलती कर दी। लेकिन इत्तेहादी हुकूमत ने सर अपना हिस्सा पूरा डाला, हिस्सा बा जुस्सा, अपनी जो गलतियां नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना। देखिए अगर इसाक डार साहब को मुसल्लत नहीं किया जाता, मुफ्ता इस्माइल की पॉलिसी पे आप चलते रहते, तो आपका डॉलर काबू में आ गया था, स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया था, आपकी एक्सपोर्ट शुरू हो गई थी। लेकिन जनाब पसंद नहीं था, 4 रुपए पेट्रोल पर बढ़ाए थे तो नवाज शरीफ साहब पैर पटकते हुए चले गए,
इजलास से कि मैं नहीं बैठता यहाँ पर, यहाँ तो पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद 20-20 रुपए बढ़े हाँ जी, पेट्रोल पर, फिर कोई नहीं हिसाब बोला, बांटने पड़े। फिर किसी कोई नहीं का बोला, दिल नहीं दुखा, कोई खून के आंसू नहीं रोया, किसी ने आके कोई इमोशनल डायलॉग नहीं मारे। कोई खुद के हाथ नहीं रोया, और किसी ने कहा कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। आपको याद होगा जी कि जब फाइल ने 4 रुपए बढ़ाए थे तो एक बहुत मोहतरम खातून ने कहा था ये हमारी हुकूमत नहीं है, जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम पैसे कम पर करेंगे। चले अब हुकूमत आ रही है, आपको प्लान तो दें, कोई मंसूबा दें। पेट्रोल प्राइस कैसे कम करेंगे आप, आटे की कीमत कैसे कम करेंगे, चीनी की कीमत कैसे कम करेंगे, सब्जियों की टमाटर की कीमत कैसे कम करेंगे। हरी मिर्चें बड़ी महंगी हो रही हैं। मुझे बचपन याद है यार कि हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना ये सब्जी वाला घर पे आता था और फ्री में देके जाता था, मुफ्त में देके जाता था सर। ये धनिया पुदीना ये सारा ये तो फ्री में मिलते थे, हरी मिर्चें फ्री मिलते थे। वो जाती उम्र के इर्द गिर्द जितनी खाली जगह है ना वहाँ पर उगाई जाएंगी और उसके बाद ही कोई बांटी जाएंगी। वहाँ पर भी अब हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हैं, वहाँ पर भी वाई बन रही है। तो मेरा ख्याल है भारत इतने बुरे नहीं है, अच्छे हो जाएंगे। सदर साहब भी हाँ मॉडेस्ट यू आर। मैं एक आप बता रहा हूँ, मैं एक बात आखिर में कि आने वाला वक्त आपको शायद यकीन ना आए, पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद का वक्त है। इत्तेहादी हुकूमत फिर बननी है। ये ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं, इसहाक डार भी कह रहे हैं, खाकान अब्बासी भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं ये। और लेकिन मुस्लिम लीग को अपने आप को मुत्तहिद करना होगा, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा, अपने पुराने कारकुनों को विन ओवर करना पड़ेगा और अवाम को रिलीफ देना होगा। ये भी सर सबसे अहम अवाम को रिलीफ देना होगा। और PTI का वोट बैंक मौजूद है, इसका भी लेट्स सी कि आगे PTI के साथ होता क्या है। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इसमें कौमी हुकूमत आए या किसी एक सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी के साथ हुकूमत आए, एजेंडा तो यही होना चाहिए कि अवाम को रिलीफ कैसे देना है, क्योंकि 25,000 में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। जो महंगाई के तो जो हालात हैं 50 के अंदर गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। लेकिन अल्लाह करे हालात कुछ बेहतर हों और हमारे हुक्मरानों को शायद कभी ना कभी रहम आ जाए कि जिनके वोटों से हम इलेक्ट होकर आते हैं उन्हीं को थोड़ा रिलीफ दे दें, वरना फिर नविश्ता दीवार हैं चीज़ें। जो हाल होता है, जो महंगाई का हाल किया है, आवाम कब तक बर्दाश्त करेंगे। हमें ब्रेक पे जाना है, हाजिर होते हैं ब्रेक। नाज़रीन, आज वॉलंटियर्स का, रज़ाकारों का आलमी दिन है और इसमें कोई शक नहीं है कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट, चाहे वो मॉरली कंट्रीब्यूशन की बात हो या इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूशन की बात हो, ये जो वॉलंटियर्स होते हैं इनको कहते हैं ये हमारे हीरोज़ होते हैं। हीरोज़ होते हैं क्योंकि ये बगैर किसी लालच और तमा के अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। कोविड में हमने देखा, पेंडेमिक में, उसके अलावा आफात आती हैं, कोई भी ज़ल्ज़ला आता है, तो ये जो वॉलंटियर्स होते हैं बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तमा के, ये लोग जो है अपने हिस्से का काम करते हैं, लोगों को रिलीफ देते हैं। वरना तो ये काम स्टेट एक्टर्स का होता है, लेकिन ये काम भी ये नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं, वॉलंटियर्स करते हैं। और इस वक्त वॉलंटियर्स की सबसे बड़ी टीम के रहनुमा, सबसे बड़ी टीम के सरगना अल खिदमत फाउंडेशन के नायब सदर अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शकूर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर अल खिदमत फाउंडेशन बिला मुबालगा लाखों की तादाद में हम देखते हैं कि इनके वॉलंटियर्स हैं, जब भी कोई आफत आती है तो ये खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं। लालच नहीं होती, बल्कि बाज़ दफ़ा तो अपनी जान को जोखों में डालकर लोगों की जान बचाते हैं। सर क्या कहेंगे इन वॉलंटियर्स के बारे में आप, कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी हमारी सोसाइटी में? बहुत शुक्रिया आपका। मैं वॉलंटियर्स का सरबराह तो हूँ, सरगना नहीं हूँ। सरबराह तो बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मसला ये है कि दुनिया भर में हुकूमतें जहाँ बहुत एफिशिएंट भी हैं, वहाँ भी सूरत हाल ऐसी होती है कि बेशुमार मामलात लोगों को वॉलंटियर्स के ताउन के ज़रिए से ही हासिल होते हैं। और हम खुशकिस्मत हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाली तंजीमों, ख़ास तौर पर अल खिदमत ने वॉलंटियरिज्म में एक बड़ा काम किया है। हम इस वक्त शजरकारी का काम कर रहे हैं,
हम इस वक्त लोगों को बनो काबिल की तैयारी दे रहे हैं। वो लोग जो बेचारे जॉब नहीं कर पाते हैं उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो अपने छोटे मोटे बिजनेस शुरू कर सकें। हम डिज़ास्टर के अंदर जा रहे हैं और हम तालीम के मैदान के अंदर बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो ये मल्टी टास्क काम है जो अल-खिदमत इस वक्त कर रही है, और हज़ारों की तादाद में वॉलंटियर्स अपने घर से तैयार होकर आते हैं और शाम को खुश अपने घरों को वापस जाते हैं। मैं इन सारे वॉलंटियर्स को सलाम पेश करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ा पोटेंशियल मुल्क है, जिसमें इस वक्त जो काम वॉलंटियर्स कर रहे हैं इससे कई गुना बड़ा काम मजीद किया जा सकता है। बिल्कुल। और सर फहरिस्त अल-खिदमत है, हम आपको भी ट्रिब्यूट पेश करते हैं। जिस तरह से आप, आपके रजाकार, दिन हो रात हो, पाकिस्तान हो, कहीं बाहर हो, हमने देखा किस तरह से तुर्किया के अंदर, अभी फ़लस्तीन में भी आप लोग इमदाद भेज रहे हैं अपनी, मतलब जहाँ जहाँ भी इंसानियत को ज़रूरत पड़ती है अल-खिदमत आगे आगे होता है। और फिर वॉलंटियर्स, फिर जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि दिन उनकी तो दुनिया और आखिरत दोनों ही सवर जाती है। जो खुशी खुशी आप कहते हैं उनका सेक्रीफाइस सर कितना बड़ा होता आ रही है घर। सर मैं जानना चाहूँगी कि एक आम लोग जो हमें देख रहे हैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, जो कि रज़ाकाराना तौर पर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, इसी तरह आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से वो ज्वाइन कर सकते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है किसी भी मुश्किल सूरत हाल से वो निमट सके? जी बहुत शुक्रिया। एक तो हमारी वेबसाइट पे वॉलंटियरिज्म का एक पूरा सेटअप मौजूद है। कोई भी वॉलंटियर किसी भी मैदान का हो तो वो उस पे आके अपनी सलाहियत के मुताबिक फॉर्म फिल करके हमारे साथ रजिस्टर हो सकता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रिटायर्ड फौजी, आर्मी के रिटायर्ड जर्नल्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर्स और गली मोहल्ले में काम करने वाला, सफाई करने वाला बंदा, इन सारे लोगों के लिए हमारे पास गुंजाइश मौजूद है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो काम मुख्तलिफ होते हैं इसमें हर एक की खपत है। मैं ये सोच रहा था अगर गर्मियों के महीनों में हम 10,000 ऐसे वॉलंटियर्स ले लें जो अपने अपने महलों में एक महीना 9वीं 10वीं के बच्चों को इंग्लिश, मैथ और उर्दू पढ़ाने का काम करें, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी चेंज है। इसी तरह इस वक्त हम जो शजरकारी की एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं, पिछले अरसे में हमने कई मिलियन पौधे लगाए, और पौधा लगाना असल काम नहीं है बल्कि उसकी बादजा हिफाजत असल काम है जी। तो वॉलंटियर ट्रेंड होकर ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब ये पानियों का मसला होता है तो इन मौसमों में हम कश्तियों पर वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि अगर पानी की लहरें उभरना शुरू हों तो वो अपने आप को कैसे बचाएं, लोगों को कैसे बचाएं, जैसे फ्लड में हमने किया। तो हजारों की तादाद में हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जो जिस मैदान में मौजूद है और वो सलाहियत और ख्वाहिश रखता है वो हमारे पास वेबसाइट पे आए, अपने आप को का इंदराज कराए, और फिर हम उसको इंशाल्लाह उसकी मर्जी की फील्ड के मुताबिक एंगेज भी करेंगे और ट्रेनिंग देने का काम भी करेंगे। जो वॉलंटियर्स होते हैं इनकी खिदमत तो काबिल कदर हैं, लेकिन सर हम ये भी देखते हैं कि बाज़ दफ़ा ये जो वॉलंटियर्स किसी भी एनजीओ के साथ होते हैं, ये लोगों के लिए तो रिलीफ का काम कर रहे होते हैं, सर्दियों में उनको रज़ाइयाँ दे रहे होते हैं, कोविड में उनको राशन दे रहे होते हैं मुस्तहिक लोगों को। सर कहीं ना कहीं ये बेचारे खुद भी डिज़र्व करते हैं ये चीज़ें, लेकिन चूँकि ये वॉलंटियर्स होते हैं ना तो एनजीओज़ की तवज्जो खुद उन पर उनकी तरफ जाती है कि वो किस हालात से गुजरे हैं, और वो भी अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हैं, वो भी सवाल नहीं कर सकते हैं। तो सर एनजीओज़ की भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ऐसे वॉलंटियर्स जो कि फ़र्ज़ कफ़ाया अदा कर रहे हैं, एनजीओज़ का हाथ बांध, एनजीओज़ की ताकत बन रहे हैं, लोगों का जो है काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं उनको, तो इनका किस तरीके से सर एनजीओज़ को चाहिए कि उनका भी ख्याल रखें, उनकी भी वो ज़रूरियात होती हैं, कहीं ना कहीं वो निगलेक्ट हो रहे होते हैं, उन पर हमारी तवज्जो नहीं जाती है। मैं 2 मिसालें आपको देता हूँ। ये जो हमारा अपर दीर का इलाका है, जब सैलाब आया और दरिया की तुग़यानियों ने उसके किनारे खड़ी बिल्डिंग्स को हिला दिया, तो फरिश्तों वॉलंटियर सामने आए और उन्होंने इलेक्ट्रिक पोल्स
और उसके ज़रिए से उस तरफ की बिल्डिंग के बच्चों को और ख़वातीन को निकाला। और इस तरह के बेशुमार मकामात हैं जहाँ हीरोइक काम किया। अच्छा, मैं जो आपका सवाल है उसमें ये अर्ज करना चाहता हूँ। शकूर साहब, आपकी आवाज़ चली गई है, दोबारा से आपसे रब्ता करते हैं, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, ये जो सवाल मैंने किया ना, ये बड़ी वैलिड चीज़ है और कई दफ़ा ऐसी चीज़ें सामने भी आई हैं। ये वॉलंटियर्स जो कि खुद तो लोगों तक राशन पहुंचा रहे होते हैं और जज्बा हुब्बुल वतनी के ज़रिए या जज्बा ईमानी के तहत ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेचारे खुद जो है, इनको इस चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन पर ना तो एनजीओज़ की नज़र जाती है और ना ही इनका कोई दूसरा ख्याल। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो चलो एक बड़े लेवल पर है ना। छोटे स्केल की बात करें, घर के अंदर जो काम करने वाले होते हैं या जो आपके ड्राइवर हैं, माली है, सबसे पहले डिजर्विंग तो ये है। आप बाहर जा कर लोगों को बांटते हैं, सबसे पहले जो घर के अंदर इस तरह से हमें देने वाले हैं, सफ़ेद पोश है, नहीं अपने मुंह से बताते, हमें सबसे पहले इनका ख्याल करना चाहिए है कि ये एक तो सबसे पहले हक भी इनका है, डिजर्विंग भी सबसे ज़्यादा ये है। फिर उसके बाद जाकर आप आगे कहीं अल्लाह ने अगर आपको दी है। शकूर साहब हमारे साथ वापस हमें ज्वाइन कर सके हैं। यही से सर अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो वॉलंटियर काम करते हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में इस सैलाब के अंदर हमने ये किया कि हमने साथ ही साथ उनके हालात का जायजा भी लिया, उनके घरों की सूरत को भी समझा, और जो जहाँ वॉलंटियर ज़रूरतमंद थे, खामोशी से हमने उनकी भी मदद की। अगर उनका घर गिरा हुआ था, उनके साथ कोई और मसला था तो, लेकिन ज़ाहिर है इसको पब्लिसाइज नहीं किया जा सकता, लोगों की इज्जत नफ्स का मामला होता है। लेकिन हमने सैकड़ों की तादाद में ऐसे वॉलंटियर्स को अल्हम्दुलिल्लाह मदद पहुंचाई जो फिर वाक़ई ज़रूरतमंद थे। और यही एनजीओ का असल कमाल है कि जहां वो उन लोगों तक पहुंचे जहां लोग मदद के मुस्तहिक हैं, वहां जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी भी सफेद पोशी का भरम रखें, बिल्कुल, और उनके साथ मदद भी करें। सर, जो इंटरनेशनली आप देखिए, जो ऐसे वॉलंटियर वर्क के लिए खुद को पेश करते हैं, उनकी फिर हेल्थ इंश्योरेंस होती है, उनकी लाइफ इंश्योरेंस होती है। अगर वो कोई वॉलंटियर काम कर भी रहे होते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर एनजीओ के साथ उनकी अफिलिएशन की वजह से उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि उसके बाद उनकी फैमिली जो है वो सफ़र ना कर सके अगर कोई खुदा न खासा हादसा पेश आता है। तो पाकिस्तान के अंदर मैं जानना चाहूँगी कि गवर्नमेंट लेवल पर या प्राइवेट लेवल पर इस तरह से काम किए जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनमें से इंटरनेशनल काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत थोड़ी हैं, लेकिन हम जैसे ये तुर्की में ज़ल्ज़ला आया था और बाकी मुकामात पे, तो सच्ची बात यह है कि किसी की इंश्योरेंस का इशू हमने नहीं पूरा किया, इसलिए कि शायद इस लेवल पे ये आसानी से मुमकिन भी नहीं होता, आज अचानक हो जाता है। अलबत्ता अल-खिदमत की टीम में जो अस्पतालों में लोग काम करते हैं, जो आर्फन्स के लिए काम करते हैं, जो बाकी मुकामात पे काम करते हैं, एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो फुल टाइम काम करती है। तो हम इनके लिए EOBI का बंदोबस्त भी करते हैं, सोशल सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी करते हैं, और भी जो इमरजेंसी की चीज़ें हो सकती हैं ताकि उनकी फैमिली को अगर कोई सफरिंग करना पड़े तो मुश्किलात में से न गुजरना पड़े, यकीनन हम उसका पूरी तरह ख्याल रखते हैं। और ये बहुत अहम नुक्ता है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाया कि लॉन्ग टर्म काम करने वाले ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी खपाते हैं बाकियों की खिदमत में, अगर कोई हादसा हो जाए तो खुद वो भी कवर्ड हों, और हम इसका एहतमाम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शकूर साहब, वॉलंटियर्स जो होते हैं ये तो किसी भी मुआशरे के हीरोज़ होते हैं। हमने सर कोविड में ऑब्ज़र्व किया कि जब अपनों ने अपनों को दूर कर दिया था अपने से, कि कोविड की वजह से करीब नहीं आ सकते थे, तो ये वॉलंटियर्स, आपकी खिदमत के वॉलंटियर्स, इवन के कफन दफन तक, गुस्ल तक ये लोग देते थे जब अपने प्यारे भी उनको हाथ नहीं लगाते थे। तो सर पाकिस्तान जैसे मुल्क में इन वॉलंटियर्स की अहमियत क्या है, इनको किस तरीके से अकोमोडेट किया जाना चाहिए है, और आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान में भी ज़रूरी नहीं है कि वॉलंटियर्स के भी कोई राइट्स जो है मुतय्यन किए जाएं, कुछ SOPs बनाए जाएं? ये इवेंचुअली हमारे हीरो हैं जो बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मफाद के काम कर रहे होते हैं। देखिए, ये जो हम दो बड़े सदमात में से गुजरे हैं, जिसमें एक कोविड का था और उसके बाद फ्लड का,
तो उसके बाद अलखिदमत ने ये तय किया कि हम वॉलंटियर्स के लिए एक बड़ी एकेडमी बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे दफ्तर के साथ हमने 4 कनाल जगह खरीदी है, जिस पे तामीर का भी आगाज़ हो गया है। वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग का काम भी हो रहा है और वॉलंटियर्स की खिदमात के नतीजे में उनको जो सर्विसेज मिलनी चाहिए उस सारे ऊपर काम कर रहे हैं हम। ज़ाहिर है हुकूमतें ये काम नहीं कर पाती तो ऑर्गेनाइजेशंस को ये काम करना है। चुनाचे हम इस पे एकेडमी में मुसलसल ट्रेनिंग का काम करेंगे पूरे मुल्क के अंदर। हमारा ख्याल ये है कि कोई कम से कम 3 लाख वॉलंटियर्स जो हैं वो अगली 2025 तक हम तैयार करें जो मुख्तलिफ तरह के काम कर सकें और उनकी ज़रूरियात का भी इंशाल्लाह पूरी तरह हम ख्याल रखेंगे। लेकिन एक बात जो मैं आपसे इसके अलावा करना चाहता हूँ वो ये है कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान जैसा मुल्क तो बहुत सारी ज़रूरतें रखता है, वो मुल्क बहुत एडवांस्ड हैं, उसमें भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी वॉलंटियरिज्म में लगा देते हैं और काम करते रहते हैं। और वॉलंटियर बजाते खुद कोई तकाजा नहीं करता, ये सोसाइटी की ज़रूरत होती है कि वो उनकी मदद करे और उनके साथ चीज़ों को लेके चले। तो उनको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो एनकरेजमेंट है, जो हम भी करते हैं, मीडिया को भी करनी चाहिए। उन पे चीज़ें आनी चाहिए, आर्टिकल आने चाहिए, उसके तज़किरे होने चाहिए ताकि लोगों में हौसला पैदा हो और पॉजिटिव उसकी इमेज भी आता है ना। शकूर साहब, इतनी अच्छी बात है कि अगर आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे, मीडिया इस तरह से इन लोगों को हाईलाइट करेगा, एक तो वो जो काम कर रहे हैं उसकी इंकरेजमेंट मिलेगी और दूसरा ये कि आपकी वजह से किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है, तो आपका तो इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया ना कि आपकी वजह से कुछ आपके इर्द गिर्द माहौल में बेहतरी आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखिए इस वक्त इतना बड़ा यूथ है पाकिस्तान के पास कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, दुनिया तरस रही है। ये अगर आप जर्मनी में और इटली में और फ्रांस में जाएं तो उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि एक बड़ी तादाद में हमारे जैसे मुल्कों के लोग काम कर रहे हैं। अब वो बसा औकात नापसंद भी करते हैं लेकिन निकाल इसलिए नहीं सकते कि उनके पास अब वर्क फोर्स खत्म हो गई है। पाकिस्तान को अल्लाह ने इतना बड़ा वर्क फोर्स का सेटअप दिया है, 20 साल से 40 साल के लोग इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनको अगर हम ट्रेन कर सकें और ये वॉलंटियर्स मुल्क की किस्मत को बदल सकते हैं। और ये फिर एक दूसरी चीज भी मैं आपसे अर्ज करूं वो ये है, कुरान मजीद कहता है इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यात। ये जो अच्छे काम होते हैं ना, जब लोगों को आप मोटिवेट करके उस पर डालते हैं तो बुराइयां खुद पनपना खत्म हो जाती हैं। जैसे आपने खेत में बाग लगाया तो जड़ी बूटी खत्म होना शुरू हो जाएंगी, बाग उजड़ेगा तो जड़ी बूटियां उसकी जगह जन्म लेना शुरू कर देंगी। तो अगर वॉलंटियर्स को आप बाग बना दें तो ये पूरा मुल्क हरा भरा हो जाएगा। बड़ी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह इस काम पे लगी। बहुत खूबसूरत आपने बात की। लास्टली सर मैं ये चाहूँगा ये जज्बा क्या होता है, मोटिवेट किस तरीके से आप करते हैं उनको, या वॉलंटियर्स किस तरह रजामंदी का इजहार करते हैं, अपनी जान का रिस्क भी लेते हैं, फिर मुश्किल से मुश्किल जगहों पर भी वो खुद को भी ख़तरे में डालते हैं, लोगों की खिदमत के लिए अपने आप को हमेशा पेश करते हैं। ट्रेनिंग का क्या मैकेनिज़्म होता है, ज़रा ये भी इमोशंस को शेयर कीजिएगा। आपके पास तो बेशुमार ऐसे वाक़यात होंगे जब किसी वॉलंटियर ने अपनी जान को रिस्क में डालकर किसी दूसरे की जान बचाई होगी। तो ये तो असल हीरोज़ हैं हमारे। सर किस तरीके से इनको आप ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं? देखिए मोटिवेशन एक ऐसी शय है जो आपको हालात और वाक़यात और आपके सीनियर्स सिखाते हैं। अगर सीनियर जंप करे, हमारे एक कराची के उस्ताद थे जिनके साथ बहुत बड़ी तादाद में बच्चे मोहब्बत करते थे, वो अपनी क्लास को लेकर गए इधर नॉर्थ के एरिया में और दरिया सवात में नसरुल्लाह शरीफ किनारे थे, तो एक बच्चा डूब गया। तो उस्ताद ने कुछ नहीं देखा दाएं बाएं, किसी और को नहीं कहा कि देखो वो क्या हुआ है, छलांग लगाई और उस बच्चे को पकड़ने के लिए आगे गए, पकड़ भी लिया लेकिन खुद भी उसके साथ डूब गए। अलबत्ता एक जिंदा मिसाल छोड़ गए कि देखो कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और उनको फिर प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला इस पे।
कि उस्ताद ने क्या हिम्मत की, अपनी जान का रिस्क लिया और ये काम किया। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, वो जो पिछले अरसे में बटग्राम में जो लिफ्ट लगी हुई थी जो टूट गई थी, जिसको हेलीकॉप्टर्स ने भी चाहा लोगों को बचाना, नहीं बचा सके, तो एक वॉलंटियर ने कहा नीचे से बैठ के मैं वो तारें ठीक करने का काम कर सकता हूँ। तो क्या गजब की शय है कि ऊपर लटके हुए इंसानों को बचाने के लिए आदमी सब कुछ छोड़ के वहां मैदान में चला जाए। ये जज्बा आता है लोगों को एनकरेज करने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सीरत देखें ना, तो आपको अंदाजा होगा कि ये वॉलंटियरिज्म क्या चीज होती है। वो कहते हैं खंदक खोदनी है और वॉलंटियर्स आ जाएं, और लोग पहुंचते हैं और भूख से बुरा हाल होता है, और एक बंदा आके कहता है कि मैं अपना पेट आपको दिखाता हूँ, भूखा हूं मैं, पत्थर बांधा हुआ है। तो आपने कमीज उठा के दिखाया, 2 पत्थर बंधे हुए हैं। ये वॉलंटियरिज्म है। आप किसी को देखते हैं तो मोटिवेट होते हैं, आप किसी को समझते हैं कि वो कैसा काम कर रहा है तो उस पर मोटिवेशन होती है। ये तकरीरों से हो सकती, इसके लिए आपको खुद आगे बढ़कर लीडरशिप देना होती है, खुद मिसाल बननी होती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर साहब आपका। और वाकई ही में ये चीज़ें कुर्बानी मांगती हैं और मोटिवेशन मांगती हैं। हम लोग शायद तनकीद करने में तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन किसी के अच्छे काम की तारीफ करने में, उसको अप्रिशिएट करने में थोड़ा सा बहुत सा काम लेते हैं। तो ये जो आज के दिन की मुनासिबत से हम भी अपने इस प्लेटफॉर्म से अपने वॉलंटियर्स को खिराज तहसीन पेश करेंगे। और यही असल में जो हीरोज़ हैं हमारे, जो बिला मुआवजा, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तनख्वाह के और इस नेशन को सर्व कर रहे हैं अपनी जानों को खतरों में डालकर। हमें जाना है ब्रेक पर से। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं तो आपसे पहले पूछना चाहूँगा, ये क्या 2-2 टिश्यूज़ के पैक्स रखे हुए हैं? आपको रोज़ पेटल से इतना प्यार है? रोज़ पेटल से इतना प्यार है कि रोज़ पेटल एक अच्छा ब्रांड तो है ही है साथ, और आई इन्फेक्शन की वजह से मैं तो मुसलसल टिश्यू इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन सॉफ्टनेस की वजह से मैं रोज़ पेटल जो है ना उसको इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि 40 साल पुराना ये ब्रांड है। और उससे होता ये है कि एक तो ड्राइनेस, जितना मर्जी आप टिश्यू पेपर जोन से भी ब्रांड का यूज़ कर ले, इसकी सॉफ्टनेस, इसकी खुशबू, और स्पेशली अगर आप फेस पर यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि हम मेकअप जब रिमूव करते हैं तो उसके लिए तो हमें सबसे ज़्यादा बाकी चीज़ें, बाकी जब हम टिश्यूज फेस पे यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन पे रैशेज आ जाते हैं। लेकिन ये रोज़ पेटल की इंडिविजुअलिटी है, इसकी ये खासियत है कि ये यूज़ करने से हमारे चेहरे पर जो है ना वो किसी भी किस्म की इचिंग नहीं होती है, रैशेज नहीं आते हैं। और रोज़ पेटल नो डाउट पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। सबसे अच्छा ब्रांड होने के साथ साथ आप ये देखिए कि 40 साल से ये कायम है और आए रोज इसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब इससे भी मजे की बात ये है कि अब ये अपनी एसेंशियल पैकेजिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है, विच इज गोइंग टू बी अफोर्डेबल। कि आपको लगे कि रोज पेटल बहुत एक्सपेंसिव है, तो ऐसा नहीं है जी। 70 टिश्यूज के साथ 150 रुपीज में एक एसेंशियल पैकेज है, जिसमें आप जो है वो 70 टिश्यू पेपर्स होंगे। और सिर्फ अगर कोई आपके घर गेस्ट आ जाते हैं, अगर कोई आपको इमीडिएटली किसी को कुछ सर्व करना पड़ता है, तो वो आपको पता है कि टिश्यू पेपर इज अ नेसेसरी थिंग ऑन योर डाइनिंग टेबल। अब ये आपकी ग्रोसरी का इम्पोर्टेंट एसेंशियल हिस्सा है। एग्जैक्टली। तो आप, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी परफ्यूम, जो परफ्यूम रोज पेटल्स है ना, वो तो ये है कि आप अपने करीब लेकर जाएं तो आपको एक अच्छी खुशबू का एहसास भी होता है। तो उसकी पैकेजिंग से इसको ज़्यादा दिलकश बना दिया है। तो अब 100 टिश्यूज़ की बजाय जो रोज़ पेटल की सबसे पसंदीदा जो पैकेजिंग थी, जिसमें परफ्यूम रोज़ पेटल्स थे, पहले उसमें 100 टिश्यू पेपर्स थे, लेकिन अब उसके अंदर होंगे जी 150। अच्छा, एक तो ये एडिशन हुआ है, इसकी क्वांटिटी में इजाफा हुआ, उसके साथ साथ रोज़ पेटल की जो सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जब आप इसको फेस के करीब लेकर आते हैं, बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी कैप्टिवेटिंग सी इसकी जो है ना फ्रेग्रेंस आपको फील होती है। अच्छा, इसके 6 से 7 इसकी वेराइटीज़ हम इसको अगर आसान अल्फाज में कहेंगे, जिनमें पॉपअप है, एसेंशियल है, फिर ओकेजन्स पैक है जिसकी अभी आपने जिक्र किया है, जिसकी अभी आपने बात की है। उसके अलावा मल्टी कलर टिश्यूज़ भी हैं रोज़ पेटल के, मल्टी कलर। तो हर किस्म की वेरिएशन आपको देखने को मिलती है और बड़ा अच्छा लगता है आपको रोज़ पेटल को यूज़ करके। बस अभी जो है रोज़ पेटल से आगे निकलते हैं और दोबारा से अपने सेगमेंट की जानिब आते हैं। और जनाब, अब ज़रा अगला जो हमारा सेगमेंट है ये डाइट से मुतल्लिक है, क्योंकि जब एक विंटर का शिफ्ट एक सीज़न का शिफ्ट आता है
तो मौसम के तगय्युर के साथ, मौसम की चेंज के साथ आपकी फूड भी चेंज हो जाती है, आपकी ड्रेसिंग चेंज हो जाती है, ऑलमोस्ट हर चीज़ ही आपकी चेंज हो जाती है। तो सर्दियों में हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम ये देखते हैं कि सी फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कौन कौन सी ऐसी अच्छा, सी फूड नहीं है, अब ये देखिए कि सिर्फ ऐसा है कि हम ये समझते हैं कि प्रोटीन हमें सिर्फ वाइट मीट से, रेड मीट से, मतलब गोश्त से ही मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इतनी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। अगर आप मटन लेने जाते हैं तो मटन आपको 2000 किलो का मिलता है। चिकन अगर आप लेने चाहते हैं उसमें इतना ज़्यादा इजाफा है। ड्राई फ्रूट्स अगर आप लेने जाते हैं हो तो आप छोड़ ही देना, हद ख़त्म हो जाती है। ड्राई फ्रूट्स अगर आप लेने जाते हैं अच्छी क्वांटिटी में तो आप सारी चीज़ें लेकर ही नहीं आ सकते, क्योंकि उसके लिए आपको 10-20 हज़ार तो कहीं नहीं गए आपके, अगर आपने ड्राई फ्रूट्स लेकर आने हैं। तो इसमें जो हमारे दालें हैं, ये बड़ा एक चीज़ है कि क्या दालों के जरिए हैं और प्रोटीन्स भी उनसे हम ले सकते हैं। अब ये बात है, क्या ये जो प्रोटीन हमें दे रही हैं या ओमेगा या फिर फैटी एसिड या जो भी हमें दे रही हैं ओमेगा 3, तो क्या ये सारी चीज़ें हमें जो अल्टरनेटिव जो हमें फिश से या गोश्त से मिलनी थी, क्या ये सारी वही अल्टरनेटिव प्रोटीन्स हैं, या फिर जो फ़िश ऑयल है, जो फ़िश के एसिड्स हैं, वो हमें सिर्फ फ़िश से ही मिल सकते हैं, दालों से नहीं मिल सकते? इसके लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करते हैं। डॉक्टर मरियम वकार हमारे साथ मौजूद हैं, वही इन चीज़ों का हमारी जवाब दे सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मैम बताइएगा, सर्दियों में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कोई ऐसी न्यूट्रिशन बताएं कि जो सस्ती भी हो, कॉस्टली ना भी हो और हमारी न्यूट्रिशन से भरपूर हो, ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। हमारे व्यूवर्स को बताइएगा प्लीज़। जी सर, श्योर। फर्स्ट तो हमारे माइंड में जब भी हम प्रोटीन सुनते हैं तो पहला जो है बात ही आती है कि मटन में होगी, बीफ में होगी, चिकन में होगी। इससे नीचे तो हम लोग जाते ही नहीं है, क्योंकि प्रोटीन का नाम सुनते ही हमारे पास आता है कि सिर्फ जो प्रोटीन है वो मटन में है, बीफ में। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास प्रोटीन जो है हमारे पास वेजिटेबल्स में भी है, लेग्यूम्स में भी है, लेंटिल्स में भी है, जिसको आप दालें कहते हैं, एज वेल एज आपके पास एग्स में भी है। तो जो प्रोटीन आप जो है गोश्त से ले रहे हैं, मटन या बीफ से ले रहे हैं, वो आप जो है दालों से भी ले सकते हैं, सब्जियों से भी और अंडों से भी ले सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एग्स हैं, अगर एग्स की बात की जाए तो अगर कोई एक बंदा जो है या एक पर्सन जो है वो एक अंडा रोज खाता है, तो एक अंडे से उसको 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिल रही है। चलें, ये तो बहुत आपने बड़ी अच्छी चीज़ इस प्रोटीन के बारे में बताई है। अच्छा, ये बताइएगा कि अक्सर, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो हमारे यहाँ आपको पता है कि हर घर में कोई ना कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, डायबिटीज़ का मरीज़ है। तो सर्दियों में हम लोग गर्म ग़िज़ाएँ जिनको कहा जाता है उनका बहुत इंटेक करते हैं, जैसे फ़िश है, हमारे नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। क्या ऐसे पेशेंट्स जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं? लोग इसलिए डरते हैं कि यार हमारा बीपी ना हाई हो जाए, तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। बिल्कुल, ये पेशेंट जो है ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप बैठ जाएंगे और आप मेंशन करते रहेंगे ड्राई फ्रूट्स की, तो आपको अगर बीपी नहीं भी है तो कहीं ना कहीं वो जाके शूट हो ही जाएगा। अगर आप कैशूज़ ले रहे हैं या रोस्टेड नट्स ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बीपी शूट करेगा। तो इसको एक आप क्वांटिटी में रहते हुए, एक जो सही मिकदार है उसमें रहते हुए यूज़ जब आप करते हैं, तो आपका ना ही कभी बीपी फ्लक्चुएट करेगा, ना ही कभी डायबिटीज़ फ्लक्चुएट करेंगी। लेट्स सपोज आप जो है एलिमेंट्स लेना चाह रहे हैं, तो अगर पर डे आप 6 to 8 एलिमेंट्स लेते हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर प्रोटीन, इट्स वेरी गुड फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। और इसी के साथ जो है अब सर्दियों में हम लोगों को आदत होती है ज़्यादा मंचिंग करने की, ज़्यादा बिंज ईटिंग करने की, तो एक ये कहीं ना कहीं जो है ना बहुत बड़ा हमारे पास कॉज है हमारी सोसाइटी। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाते हैं, पहले उसका इस खबर का ओरिजिन बयान कर दें कि आज से तकरीबन 80 साल पहले एक कश्मीरी था जी, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करता है, लड़ता है, और उसके बाद वो अंग्रेज़ी फ़ौज में होते हैं वो, और उसके बाद वो जंग अज़ीम, ये फर्स्ट जंग अज़ीम की बात है, World War I की बात है। उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटता है और उनके घर वालों को पता नहीं होता है कि उनका ये प्यारा उस जंग में मारा गया है, लापता हो गया है, कहाँ चला गया है। लेकिन 80 साल के बाद उनके भतीजे को उनका ख़्याल आता है, जुस्तजू होती है कि उनके वो जो ताया थे जो जंग अज़ीम 1 में लड़े थे वो कहाँ पर गए हैं। और उसके बाद
वो पूरी इस सफ़र के लिए निकलते हैं, उनकी तलाश करते हैं और किसी उनकी हद तक तदफीन उनको कहाँ पर हुई, कामयाबी भी कब्र कहाँ मिलती पर है, थी? उनकी कब्र के सुराग। बहुत बड़ी बात है कि 80 साल के बाद भी आपको उनकी जुस्तजू है और उनको आप ढूंढने निकले हैं। और सैफुल्लाह जो कि इस वक्त ये सारी एक्सरसाइज में शरीक रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैफ, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सैफुल्लाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 80 साल के बाद ये जुस्तजू कैसे पैदा हुई आपको, कितना मुश्किल ये तमाम तर चीज़ें रही हैं। 80 साल में कितना कुछ बदल जाता है, क्या आपके माइंड में आया था और उसमें किस हद तक आपको कामयाबी मिली है? तो 80 साल बाद ये मामला शुरू इस तरह हुआ था कि हमारे ख़ानदान का एक शजरा तैयार कर रहा था मैं, और उसके अंदर कुछ लोग मिसिंग थे। अच्छा। मल्टीपल लोगों की डिटेल्स मिसिंग थी, जिनके अंदर से एक ये भी थे मेरे ताया, जिनके बारे में जब मैंने अपने वालिद से और अपने बाकी बुज़ुर्गों से पता किया तो उनको सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन थी कि वो जापान के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जंग अज़ीम दोम में वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर वेस्ट ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर मारे गए, और ज़्यादातर एरियाज़ हांगकांग मतलब चाइना के करीब के एरियाज़ बताए जाते थे। तो बस ये एक जुस्तजू थी कि एक आदमी मिसिंग था हमारे रिकॉर्ड के अंदर से, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था हमारे पास, और नोबडी न्यू कि वो कहाँ पर हैं। ना उनका किसी को ये पता था कि वो फोत कैसे हुए, कब फोत हुए, उनकी बॉडी का तो कुछ नहीं पता लगा। एक तार आई थी, वो भी जंग अज़ीम ख़त्म होने के बाद आई थी, तो काफ़ी सालों बाद कि वो फोत हो चुके। तो हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी। तो अभी डेवलपमेंट क्या की है आपकी थी। रिसर्च से? अगर आप कह रहे हैं कि जी, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में हुआ था सब कुछ हांगकांग और ऐसी जी। जगहों के करीब, तो क्या आप वहाँ पर खुद गए, कुछ अभी तक डेवलपमेंट और वहाँ की गवर्नमेंट्स ने कोई आपके साथ कोई ताउन किया हो? जी जी, उसमें मामला इस तरह था कि मैं उसके ऊपर ऑनलाइन रिसर्च स्टार्ट की, और जितनी रेजिमेंट्स ब्रिटिश आर्मी की जापान के खिलाफ लड़ते हुए जिन जिन महाज पर लड़ी थी, उन रेजिमेंट्स के रिकॉर्ड निकाले। उन रिकॉर्ड के अंदर सबसे पहले हमें 2 रेजिमेंट्स का रिकॉर्ड मिला, 14th पंजाब रेजिमेंट और 7th राजपूत रेजिमेंट। और इन दोनों का जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो ये हांगकांग, द फॉल ऑफ हांगकांग में लड़े थे। और फॉल ऑफ हांगकांग 8 दिसंबर 1941 से 1945 से हुआ, सॉरी 1941 से हुआ था। तो 25 दिसंबर 1941 तक ये जारी रही थी लड़ाई। उसका जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसके अंदर 7th राजपूत रेजिमेंट के अंदर हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सिपाहियों का और 14th पंजाब रेजिमेंट के अंदर भी रिकॉर्ड मिला। और उसके अंदर जब थोड़ा सा छानबीन की गई तो वहाँ पर कश्मीर के एड्रेस के 2 फिरोजदीन निकले, जो कि सैवान वार सेमेट्री, जिसे सैवान वार मेमोरियल कहते हैं, कब्रिस्तान, उसके अंदर उनकी कब्रों का रिकॉर्ड निकला। उनमें से एक सिपाही फिरोजदीन जो कि मेरे ताया थे। ओके। अच्छा, तो ये रिकॉर्ड निकलवाया आपने कहाँ से, इसमें कितना टाइम लगा और किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे? जी, इसके लिए शुरू में तो कोई लीड नहीं मिल रही थी कि ये कहाँ से मिलेगा रिकॉर्ड, बट जब उस महाज के ऊपर लड़ाई को जो हुई जापान के साथ, उसको सर्च किया गया तो वहाँ से रेजिमेंट्स का रिकॉर्ड निकल आया। जब रेजिमेंट्स का ब्रिटिश आर्मी का रिकॉर्ड निकल आया, ये हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि सिपाही फिरोजदीन कौन सी रेजिमेंट में थे। तो हमने जब उस रेजिमेंट्स का रिकॉर्ड निकाला तो उस रेजिमेंट्स के जो वॉर डेड थे उनका रिकॉर्ड गूगल के थ्रू सर्च करने की कोशिश की गई। तो एक ब्रिटिश इदारा है, एक्चुअली इट्स कॉमनवेल्थ इदारा है, 6 मुल्कों का जॉइंट इदारा है, इंटर गवर्नमेंटल कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन, उनकी वेबसाइट निकल आई। और उनकी वेबसाइट के ऊपर जब इस रेजिमेंट का रिकॉर्ड निकाला गया तो उस रेजिमेंट के रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारे वॉर डेड निकले, और उसके अंदर से इस महाज के ऊपर स्पेसिफिकली द फॉल ऑफ हांगकांग के ऊपर जो लोग मारे गए थे उनका रिकॉर्ड निकाला गया। और वहाँ पर सैवान वॉर मेमोरियल या सैवान वॉर सेमेट्री का रिकॉर्ड निकला, और वहाँ पर एक एक कब्र जिस शख्स की है जो उधर दफन है, उसका रिकॉर्ड, उसका सर्विस नंबर, उसके माँ का नाम, उसके बाप का नाम, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद थी 80 साल बाद भी। वाओ, और वो मौजूद लेकिन है। असल सवाल ये है कि सैफ साहब, इसमें वो टाइम कितना लगा? ग्रेवयार्ड, वो जो ग्रेवयार्ड है जहाँ पे आपने कहा कि कब्रिस्तान, वहाँ पर अभी भी वो वहाँ पर मौजूद है, तो क्या आप अपने ताया की कब्र तक पहुँचे? वहाँ पर कुछ पता चला वहाँ पर जाके आपको? जी, उसके लिए हमने एक कांटेक्ट किया था हांगकांग के अंदर पाकिस्तान के कौंसल खाने के ज़रिए,
और उनका एक पाकिस्तानी कौंसल खाने का एक रिप्रेजेंटेटिव गया था कब्रिस्तान, और उनने जाकर वहाँ पर ये कंफर्म करके हमें भेजी हैं डिटेल्स, और वो डॉक्यूमेंट तमाम रियल हैं। उन जो आप कब्र की बात कर रहे हैं, वहाँ पर दो किस्म की कब्रें हैं। एक कब्र वो हैं जिनकी लाश की पहचान हो गई थी जंग में, और उनकी कब्र के ऊपर उनके नाम का कतबा लगा हुआ है। दूसरी कब्रें वो थी या उनकी लाश मिल नहीं सकी, तो उनकी एक जॉइंट, या तो एक जॉइंट कब्र है या उसके ऊपर एक मेमोरियल कब्र है। राइट। तो ये क्लैरिफाइड नहीं है कि क्या हमें लाश मिल गई थी और ये मेमोरियल है, मतलब अनमार्क ग्रेव्ड है, या फिर ये एक मेमोरियल कब्र है। तो स्पाई फिरोजदीन का ताल्लुक उन्हीं में से था जिनकी पहचान नहीं हो सकी। ओके। तो इस सब में फिर कॉर्पोरेट आपसे, जिस तरह आपने कहा कौंसल खाने से आपने राब्ता किया, तो कौंसल खाने की तरफ से आपके साथ ताउन किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस सारे मामले में क्या रोल है? क्या आपने वहाँ से भी उनसे राब्ता किया और उनसे भी किसी किस्म की मदद चाहिए आपने लेना? नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से सिर्फ उनका एक इदारा था, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन। उसके बाद हमें उनकी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी फ़िलहाल तक, इस यहाँ तक की रिसर्च तक के लिए। लेकिन पाकिस्तान के कौंसल खाने ने पूरी मदद की और फुली एंटरटेन किया। खुद जाकर वहाँ पर उनने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजकर ये सारी इंफॉर्मेशन कंफर्म की, पिक्चर्स, वीडियोस, हर चीज़ कंफर्म करके उनने दी हमें। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऐसा सच कुछ सैफुल्लाह, हम वैसे आपको अप्रिशिएट करेंगे। बज़ाहिर तो ये ना एक मूवी का सीन लगता है, ये इस पे तो पूरी कोई ना डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए है कि 80 साल के बाद एक नौजवान जब अपने आबाओ अजदाद का, अपने इन सेंटर्स का जब एक वो शिजरा निकालता है, तो उसको पता चलता है कि 80 साल पहले उसके ताया की वहाँ पर डेथ हुई थी, और उसके बाद वो निकलता है। ये एक बड़ी आपको ड्रामेटिक सी एक स्टोरी नहीं मालूम होती है, इस पे तो बाकायदा डॉक्यूमेंट्री। और हम आपको अप्रिशिएट करेंगे सैफुल्लाह कि जिस तरीके से आपने जुस्तजू की और आप उस चीज़ तक पहुँचे हैं। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह आपका, आपके वक्त का। वाकई ही में ये आसान चीज़ तो नहीं है, आपको इसके लिए बड़ी डेडिकेशन चाहिए होती है। आजकल तो 5 साल या 10 साल बाद के रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, और पाकिस्तान बनने से पहले 80 साल पहले, तो बड़ी हैरत की बात है और बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है ये। हमें नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त होता है इख्तिताम पज़ीर। आपसे मुलाकात होगी कल।